आप थोड़े पीछे चले जाओ, लंबे हो ना पीछे। ओके बच्चों, वी आर फाइनली स्टार्टिंग विद आवर क्लास टुडे। थोड़ा लेट हो गए, दिख रहा है आपको? पीछे दिख रहा है? कृष आप पीछे। तो वी आर फाइनली स्टार्टिंग विद आवर सेकंड क्लास टुडे। बट लास्ट क्लास का रिवाइज करके देखो बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। और दिव्यांश, सजनानी, श्रद्धा, सब बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करिए। ऐसे नहीं पढ़ाई, मैं थोड़ी देर में 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, वीडियोस ऑन कर दीजिए। ओके देखो बच्चों, आप लोग आ रहे हो फिजिकल क्लासेस में भी, फेस टू फेस क्लासेस में भी आ रहे हो। ओह भाई साहब, क्लास में क्या ग्लैमर आ गया। आपने होमवर्क किया? क्या मन नहीं करा इसको खड़ा करने का? 5 मिनट होमवर्क क्यों नहीं किया? तो बच्चों देखो, आप लोग फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लॉकडाउन ये सब इसमें आ रहे हो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। देखो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कोई फायदा नहीं, सीरियसली, ठीक है? जोक्स वोक्स सब चलते हैं, बट 40 डेज बचे आपकी पेपर। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। 40 दिन बचे। अब इतनी अगर आप एफर्ट्स ले रहे हो तो वो दैट शुड नॉट गो इनटू वेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आज चलो चलो आज मैं आपको जल्दी बिठा दूंगा 5-10 मिनट में, लेकिन अगली बार से क्लास अगर आपकी नहीं, आपने होमवर्क किया तो पूरी क्लास में करें, इस चीज पर ध्यान। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग। हम एक बार लास्ट क्लास का जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने क्या किया था? हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये आपको 10 से 15 नंबर दिलवाता है पेपर में, 10 से 12 नंबर दिलवाता है पेपर में। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में किया था डेफिनेशन, उसके बाद हमने किया था फिक्स कैपिटल, और उसके बाद हमने किया था वर्किंग कैपिटल। सबको याद है? जब 2 मिनट लगा के रिवाइज करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन थी एक बार बोलेंगे मेरे साथ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। समझ में आ गई बात? फिर हमने फिक्स कैपिटल किया था। फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? कौन बोलेगा फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? फंड्स इन्वेस्टेड इन द long term assets of the business which remain invested for more than 1 year। श्रद्धा क्यों नहीं आया आज? क्यों नहीं आया? उसके बाद हमने, सर वो मैं सो के लेट उठी थी। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स किए थे। एक बार जल्दी से फैक्टर्स बोलेंगे। सी से क्या था? क्वालिटी टेक्निक, एस से ऑपरेशन, एल से क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ और लियोनी है, यही सब चल रहा है ना? देखो देखो जिनकी बात अभी खाने मिलता है। चलिए उसके बाद सभी एस एन, उसके बाद था हमारा फुलफिल्स, एफ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, उसके बाद हमारा टी बताइए, उसके बाद हमारा जी एंड एन एंड डी। ठीक है, फिर हमने किया था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कुछ पार्ट सब पूछता हूं मैं आपसे। एल से क्या था? लेवल ऑफ कंपटीशन। एस से क्या था? एक और एस था, चेन ऑफ ऑपरेशन। पी से क्या था? प्रोडक्शन साइकिल। बी से क्या था? सी और सी से क्या था? क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक ये सवाल है, कुछ भी पूछना है लास्ट क्लास का, कोई भी पॉइंट पूछना? फाइनेंसिंग और आप लोग कौन पूछे? आप फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स कौन बता सकता है? कोई अच्छे से समझा सकता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव? ट्राई करोगे क्या? वैसे एक बार मास्क उतार ले, यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी को सब ठीक है, भगवान की दया, तो मास्क उतार आराम से कंफर्टेबल। और ये नहीं नीचे दाढ़ी की तरह लगा लिया, हटा लो इसको। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ, आप थोड़ा सा आपने गलत बोला है, मतलब आधा ठीक था आपका। बेटा क्या है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव? मान लीजिए मेरे को एक मशीन खरीदनी है, मान लीजिए मेरे को एक स्मार्ट बोर्ड खरीदनी है, वो है 10 लाख का सेट है। अब एक ऑप्शन तो है कि मैं 10 लाख रुपए दूं और उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मेरा वेंडर है वो कहता है कि आप 1 लाख रुपए दो, आपका बोर्ड हम आपके घर इंस्टीट्यूट में लगवा देंगे, 9 लाख रुपए किस्तें बनवा दो। ठीक है, तो मेरे को बता किस केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है? अगर क्या अवेलेबल है? अच्छा ज्यादा है, अगर किस्तें बन गई तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर मैं कम लगेगी ना, जहां 10 लाख रुपए देने, सॉरी, और कहां 1 लाख रुपए देने, तो कहां ज्यादा लगेगी ना? तो ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जहां पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वहां पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जहां हमारे पास फाइनेंसिंग के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होते वहां पे हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए। सूजन है ना?
सर बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, लॉन्ग टर्म पे देना पड़ेगा, एक साथ तो नहीं देना पड़ेगा ना उसको। फिर क्या कहते हैं, जो अब हम हर साल देंगे ना वो तो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा ना, जो हर साल देंगे फिक्स कैपिटल में नहीं रहेगा, ये पॉइंट। और कोई और डाउट नहीं, क्लियर है सारे? प्रॉमिस करते हो नेक्स्ट क्लास से जो अभी भी बोल रहा है कि सर मैं नहीं करके आऊंगा वो खड़ा रहे, और सब बैठ, जिसको लगता है मैं को अगली क्लास में खड़ा होना है, देखो देखो सब बैठ गए और सब अगली बार से खड़े हो जाओगे, देखो आराम से आराम से आराम से। तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ी, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सब चीजों का यार। ओके, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, आगे से इसको इधर से। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आज हम अपना क्या शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। तो जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे, आप तीनों आप नहीं आए थे ना, आप दोनों ने ऑनलाइन क्लास को देखी थी, रिकॉर्डिंग देखी थी? नहीं, सामने नहीं, तो आपको फिर चलो कोई नहीं, जितना समझ आए। जब भी ऐसा हो ना, जब आप क्लास में आते हो नेक्स्ट, तो आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख के आओ, तभी तो फायदा है, वरना कैसे समझ आए? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ आ गए दोनों क्वेश्चंस, आगे बढ़े चल। तो अब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज बातें निवेदिता बातें नहीं, आप सही है वहां बातें मत करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 3 डिसीजंस होते हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेकर लेने होते हैं, याद है सबको? क्या क्या होते हैं 3 डिसीजन? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। सबसे पहले क्या होगा कि पैसा आएगा, यस और नो? पहला पैसा आएगा, फिर वो पैसा कहीं पे कहीं लगेगा, और जो इस पर आने और लगने में जो कमाई होगी उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिविडेंड डिसीजन। आर यू क्लियर? तो हम सबसे पहला अपना डिसीजन क्या करने जा रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है जी। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या था, कोई बता सकता है कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या देखते हैं? कोई बता सकता है फाइनेंशियल डिसीजन में क्या देखते हैं? हमें कहां से पैसा रेज करना, ठीक है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है पैसा कहां से रेज करना, ठीक है। हमारे पास दो ही सोर्सेज होते हैं, कौन से होते हैं वो दो सोर्सेज? ओनर्स फंड एंड लोन इक्विटी। बोला ना आपने, लोन इक्विटी मत बोलो, आप बोलो बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड, ठीक है। लोन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बोरोड, ठीक है। तो हमारे पास दो ही सोर्सेज है, तो अब कितना कहां से रेज करेंगे? ओनर्स फंड से कितना लेंगे और बोरोड फंड से कितना लेंगे, वही हमारा क्या है, फाइनेंशियल। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन, नोट्स बंद, बिल्कुल नोट्स बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इट इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग, पीछे तक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड। और आपको भी क्लियर है ना बच्चों, ऑनलाइन वालों को सब क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस long term sources which can be owners funds और borrowers या फिर debt और borrow, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन? इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंस, कि मैं कितना बोरोड फंड से लूंगा और कितना मैं ओनर्स फंड से लूंगा। इतनी बात समझ आ गई? जब हम फाइनेंस वर्ड की बात करते हैं, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसके जो क्वांटिटी होती है, उसके जो अमाउंट होता है, उसको हम अमाउंट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ फंड्स। तो इसको बस मैं रीचेंज कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ फंड्स। इतनी बात समझ में आ गई? वैसे अगर आप अमाउंट में लिख दोगे तो कोई लंबा चौड़ा कोई गलत नहीं हो जाएगा कि गलत ही हो गया, बट इट इज अ गुड वर्ड, क्वांटम इस लैंग्वेज, ठीक है। तो एक बार जरा डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स to be raised from various long term sources which can be debt or equity, owners fund या फिर borrower fund which can be debt or equity। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज व्हिच कैन बी डेट और इक्विटी। या सुजल एक काम कर यार, इस रूम में या उस रूम में ना डस्टर पड़ा होगा, लेके आइए। एक बार फिर से बोलेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द is concerned with deciding the quantum of funds to be raised from various long-term sources which can be debt or equity। मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आवाज तेज होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। फिर से बोलेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिसाइडिंग द, अब और कम होगा, फिर से बोलेंगे, जब तक नहीं याद होगा मैं बुलवाता रहूंगा, फायदा तो तभी होना चाहिए ना। फिर से बोलिए, फाइनेंशियल डिसीजन इज
इधर से भी बोलो, आप लोग भी बोलो, बोलो मेरे कान में आवाज आनी चाहिए, बोलो जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना। वाह, सब म्यूट करके बोले जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। क्या अनम्यूट करो, हाँ जल्दी बोलिए। हाँ जी, आप लोग जल्दी से सब बोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 बोलो। is concerned with the amount We wait. to be raised from various sources. तो वीडियो ऑन नहीं कर सकता मैं, तो क्या हो गया, कहाँ बैठे हो आप, बोलिए। मैं सर बैठा तो घर पे ही हूँ, चोट लगी हुई है ना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आप फंड, हाँ, टू बी क्या, टू बी रेज फ्रॉम वेरियस, अब बोलेंगे फिश। कर लो हो गया, ऑल क्लियर, अलग से उठा दो, वो नो डिस्टर्ब। हाँ तो देखो यहाँ पे ये सब नहीं करना, ये सब क्लास के बाद। चलिए अब एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे वंशिता, ठीक है बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 से वंशिता बोलेगी, बोलो 1 2 3 बोलो। Financing decision is concerned with deciding the quantum of finance to be raised from various long-term sources which can be debt or equity. एक बार सब बोलेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द to be raised from various sources which can be debt or equity। समझ में आ गई बात, बिल्कुल नहीं भूल रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब वो क्वेश्चन क्या है कि जब हमें डिसाइड करना है कि कितना डेट लेना है और कितना इक्विटी लेना है, सॉरी, तो क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना। समझ में आई बात, जब हमें डिसाइड करना है कि कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए, तो क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने, ये हमारा क्वेश्चन है। सबकी बुक्स बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए बुक्स, मैं आपके सामने एक ही फैक्टर रखूंगा और आपसे सब पूछूंगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में हर फैक्टर के 2 पॉइंट बनाया था ना, ये ऐसा होएगा तो ऐसा, ऐसा होएगा तो ऐसा। जहां पे बन पाएंगे वहां पे हम वो भी बनाएंगे, जहां पे वो नहीं बन पाएंगे वहां पे हम उसको रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये जो चीज है मेरे को आपको समझानी है। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज कोई एम को अचीव करने के लिए उससे पहले होने वाला खर्चा। आई रिपीट, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उससे पहले होने वाला खर्चा। ठीक है, तो मान लीजिए दक्ष को एक लड़की पसंद, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ये इसको तो आ भी जाएगी, लेकिन किसी लड़की को ये पसंद आ जाएगी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, कोई आज लेटे। तो आपको एक लड़की पसंद है और अब आपने ठान लिया कि मेरे को उसके साथ शादी। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो? तुम बड़ा गंदा सोचते हो, तुम बहुत ही गंदा सोचते हो। मैं शादी सोच रहा हूँ, आप पता नहीं क्या ही सोच रहे हो, शादी। और आपको पता है कि वो लड़की है हाई क्लास। अब उस लड़की को मनवाने का आपको अपने चेहरे पर तो भरोसा है, आपको तो पता ही है। ठीक है, अब रोज अपने आप को देखते हो शीशे, इट्स ओके ना, फाइन ना। तो इसको अपने ऊपर यकीन है कि मेरे से नहीं पटेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, शादी तो करनी है। तो इसने सोचा कि थोड़ा मैं इसको घुमाता हूँ, खिलाता हूँ, ले जाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है, मूवी वगैरह। तो ये इसने सोचा कि मैं ऐसे इसको करता हूँ और शायद ये मान जाए। तो अब तूने क्या किया, तूने 5 स्टार में एक टेबल बुक करवा दी। ठीक है, तो उधर फिर उसको मोमोज खाने ले गया। ठीक है, और ये सब नहीं 5 स्टार से आ गया, फिर मोमोज खाने नीचे ले गया, बीएन मोमोज, तब वहां से मोमोज खिला दिए। फिर एक मूवी ले गया, जिस मूवी थिएटर में कोई नहीं था। ठीक है, और ये वहां बैठा तो वहां पे ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग हुई, ब्लूटूथ से कुछ नहीं, ब्लूटूथ से हो रहा है सब कुछ। तो एनीवेज, तो ये हुआ, पैसा लगा सर, काफी पैसा लगा। और उसके बाद बंदी ने हाँ भी बोल दी। ये बात, फिर जैसे तैसे शादी भी हो गई, और उसके बाद भी अब बंदी के खर्चे खत्म हो गए। नो ऑफेंस टू गर्ल, ठीक है, बंदी को तूने इतना पहले इतना सब कुछ दिखा दिया है कि मैं तुम्हें ऐसे लैविश लाइफ दूंगा, तो वो तो नहीं मानेंगे ना, तो उसको वही चाहिए। अब तो शादी हो गई, अब तो घर का ही हो गया, तो अब तो कुछ भी करे। तो पॉइंट क्या है, समझना, शादी से जो इसका एम था, शादी से पहले जो इसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, घुमाया, खिलाया, ये किया, वो किया, वो क्या है, ठीक है।
अब शादी हो गई और उसके बाद जो खर्चा बेचारे का चल रहा है तो वही करे जा रहा है, इसका और कोई काम नहीं है, इससे कहीं तो हनीमून पे भी नहीं गया, कुछ नहीं किया, इसे वही करे जा रहा है, पार्टी शादी पे ले जाया जा रहा है। ये जो खर्चा है ये क्या है, ये है कॉस्ट। समझ। तो एक जो ऑब्जेक्टिव था उससे पहले जो खर्चे हो रहे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। और जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया उसके बाद जो खर्चे है वो क्या है, कॉस्ट। ये समझ आया एग्जांपल। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको इससे फाइनेंस। मेरे को रेज करने हैं 10 लाख रुपीज थ्रू इक्विटी शेयर्स। आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, आप लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ा होगा, इशू ऑफ शेयर्स है ना, पढ़ा होगा। उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, द कंपनी हैज प्रिंटेड अ प्रोस्पेक्टस, समझ आया होगा आपको, सुना होगा आपने। फिर वो सब अंडर राइटर्स ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एक बात बताइए, मैंने 10 लाख रुपए रेज करने हैं, अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी है जो एक इशू लेके आ रही है शेयर्स का, ठीक है, कैसे पता चलेगा उसका, प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस के बारे में कैसे पता चलेगा, अंडर राइटर्स। क्यों अंडर राइटर्स थोड़ी ना बताएगी प्रोस्पेक्टस के बारे में, कौन बताए, क्या क्या बोला, एडवर्टाइज। टीवी पे देखते नहीं हो, इट इज कमिंग आउट विद अ न्यू इशू शेयर्स ऑफ इतना, सुनते नहीं हो, आता है ना वो। ये सब चीजें, क्या आप जाते हो सीपी जाते हो, सीपी में भी वो बैठे होते हैं कि ये नया शेयर इशू निकला है, वो नीचे बैठे होते हैं रोड पे, वो उसके फॉर्म्स दे रहे होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस छपवाना, एडवर्टाइजमेंट टीवी पे डालना, न्यूज़पेपर पे डालना, कमीशन देना, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें किस चीज के लिए हो रही है बताइए, ये सब चीजें हो किसके लिए रही है, कि वो शेयर इशू हमारा सब्सक्राइब हो जाए। Are you getting my point? कि लोगों को पता चला वो शेयर इशू हमारा सब्सक्राइब हो जाए। तो ये जो कॉस्ट है ये कौन सा कॉस्ट है, समझ में आई बात सबको। ऑनलाइन किसी को भी डाउट होता है तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, वो जो ऑप्शन होता है इसमें। और एक बार आपका शेयर इशू हो गया, सब्सक्राइब हो गए, आपने शेयर इशू कर दिए, उसके बाद जो आप डिविडेंड दोगे ये क्या बन जाएगी, इससे बढ़िया तरीके से निकल। समझ में आ गया, ठीक है, बुरा नहीं लगा, पक्की बात है ना। लगा चलो इसी में मेरी शादी तो हुई, चलो ठीक है कोई नहीं। ओके नहीं मैं यार तुम मेरी भी कर सकते हो बेसिकली, मैं एक ओपन माइंडेड टीचर, तुम मुझे कुछ भी बोलो, हॉट कुछ भी बोलो, मैं कभी मानूंगा यार, कुछ भी बोलो तो बुरा नहीं मानूंगा। और हम बहुत अच्छे, अगर आपको जैसे भी लगे जो भी बोलो चाहो बोलो। अब मन करे कि आज नहीं पढ़ना, आज लंच ब्रेकफास्ट करा दो, वो भी कर सकते अभी 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 बोल दो, हाँ चलो बहुत हो गया सर, चलो आप खाना नहीं करा। ऐसा मैं बहुत अच्छे मूड में मतलब उसमें आता हूं, मैं तो मिस कर रहा था ये सब यार, अब आ गया तो मजा आएगा, देखो धीरे धीरे मैं कितनी दूंगा, सॉरी आइए। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, अगर हमें डेट से पैसा रेज करना है उसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कमीशन दी ब्रोकर्स वगैरह को, और अगर मेरे को इक्विटी से भी रेज करना है उसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे कोरोना में एक एडवर्टाइजमेंट तो पहले 10,000 का होता था, कोई 20,000 का होने लग गया, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। देखिए एज अ कंपनी मेरे को 10 लाख रुपए ही डिबेंचर से भी मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए ही इक्विटी से मिल रहे हैं। या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, इसको 2 लड़कियां पसंद है, इसको तो कोई भी पसंद आ जाता है, इसको 2 लड़कियां पसंद है और इसको 2 लोगों से शादी करनी। इसका अल्टीमेट एम था शादी, इसको कोई मतलब थोड़ी ना पढ़ी लिखी है सुंदर है, कोई मतलब, इसका अल्टीमेट एम है कि मेरी शादी हो जाए बस। तो इसको 2 लड़कियां पसंद है, एक एक 2 बार ले जाने में मान जाती 5 स्टार, एक 10 बार, तो किसके साथ जाता, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो एक ही था, क्या शादी के लिए। तो है क्या, 10 लाख रुपए रेस कर दिए, डेट से लेने में लग रहे 20,000, उस 10 लाख को रेस करने के लिए डेट से लग रहे 20,000 रुपए, कैसे, प्रोस्पेक्टस छपने में, उसके एड में एक्सेट्रा। और वही चीज इक्विटी से हो रही है 15,000 में, मेरे को तो 10 लाख रुपए रेस करने ना, तो मैं 15,000 लगा के रेस कर देता हूँ। तो मैं सिंपल इसका एक लाइन में बोलूंगा, इसको हम 2 पॉइंट भी बनाएंगे, इसका मैं एक लाइन में बोलूंगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू शेयर इशू और ब्रिंगिंग अ न्यू इशू, और डिबेंचर इशू भी हो सकता है, वो इक्विटी इशू भी हो सकता है। That source which has least flotation cost will be favorable. समझ में आई बात की नहीं, समझ में आ गई। हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि डेट ज्यादा फेवरेबल है या इक्विटी, हम नहीं बोलेंगे, हम एक ओपन माइंड वो ओपन एंडेड छोड़ देंगे कि हर सोर्स की अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होगी कंपनी उसके साथ जाना पसंद। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ 1 मार्क एमसीक्यू, कि आप दिमाग लगा के बोलना, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, लोन हो गया, बैंक तो हमारा बैंक या डिवेंचर्स हो गए, इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होती है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, जितने भी सोर्सेज है ना जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं,
आप मुझे बताइए किसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स को छोड़ देना, वो तो कोई सोर्स ही नहीं है। आप एक आंसर आया बैंक लोन, यहाँ से कोई बोल रहा है कुछ? सिक्योरिटीज। आप क्या बोला आपने उत्कर्ष? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होता है? क्या तो जो सिक्योरिटीज देते हैं मतलब उसको जो आप इशू करते हो हाँ, तो डिबेंचर्स, तो उसमें या तो वो इक्विटी होगी आपकी डिबेंचर होगी ना, यही तो सिक्योरिटी हाँ। होती है, और क्या होता है? हाँ चलो आप एक और आंसर आया था, एक तो बैंक लोन आया था, एक और आंसर आया डेट। था डेट। डेट क्या होता है? डेट किसको कह रहे हैं? डिबेंचर्स में क्या कह रहे हो? अच्छा आपने सॉरी, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोग जो कह रहे हो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो उसमें भी आपको प्रोस्पेक्टस छपाना पड़ेगा, उसमें भी आपको कमीशन वगैरह देनी पड़ेगी, यस और नो? उत्कर्ष आपने बोला कि सर मैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज करता हूँ, उसमें भी प्रोस्पेक्टस छपाना पड़ेगा, उसमें भी कमीशन देनी पड़ेगी, यस और नो? ठीक है। यस सर। लेकिन एक चीज है जिसमें आपका सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, वो है बैंक लोन। मैं बैंक में गया, मैंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसा करो आप अपने 3 साल की पिछली बैलेंस शीट दो, आपको 10 लाख रुपए मिले। कितनी कॉस्ट लगी? 100-200 रुपए। जैसा ना आपका एग्जांपल लेते, ठीक है, आपका एग्जांपल लेते, आपको शादी करनी है, आप ऐसे जाते तो बड़ी दिक्कत होगी, एक जगह 2 बार 5 स्टार में जाना, एक बार 10 बार। आप चले गए जहां स्वयंवर हो रहा था, जो जिसकी नहीं हो रही यार, ठीक है, ऐसे वो होता है। आप देखा ही होगा अपने आश्रम में देखिए, आश्रम लेकिन देख आश्रम में क्या मिला था, मैं क्या मिली थी उसको, याद कर, ये भी होता था कभी कभी स्वयंवर में, देखो। तो यार देखो, मैंने तो सारी देख रखी है, जो रिलीज हुई मैंने वो भी देख रखी है, तो मुझसे किसी भी उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। सारी ओटीटी मैंने वेब सीरीज दे रखी है, मेरे पास सबके सब्सक्रिप्शन। कौन सा कह रहा है, कौन सा कह रहा है, वो भी सारे देख। ओके, तो समझ में आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसके बारे में हम 2 पॉइंट नहीं लिख सकते। एक बात बताओ, मैंने बैंक लोन लिया 10 लाख, मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया, मेरे ने कोलेटरल दे दिया अपना घर, मैं क्या बेचे मार गया? मैं क्या भाग जाऊंगा? मैं तो उसको पैसा वापस करूंगा ना। अगर मैं उसको पैसा वापस करूंगा तो मेरी चीज वापस आ जाएगी। व्हाट इज अ कोलेटरल? इट इज गिरवी। ये थोड़ी ना कि लूट लिया उसने बैंक ने, मैंने अपना रखवा दिया उसके पास बैंक लोन के, अपने घर के कागज, कि अगर मैं ना पे कर सकूं तो वो ले लेना, मुझे तो अपने पर भरोसा है, मैं पे कर दूंगा भाई वापस। कोलेटरल इज नॉट कॉस्ट, इट इज जस्ट अ, वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, कि भैया ठीक है तू रख ले, अगर कल को मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो बेच दियो उसको, उसके बिना तो आदमी नहीं लगा सकता। ये सब ना समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसके बारे में हम 2 पॉइंट नहीं बना सकते, ठीक है, एक ओपन छोड़। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या हमारा, सॉरी ये, हाँ ये। एक बात बताओ, मैं थोड़ा पीछे आता, ऐसा नहीं है मतलब इधर भी आ सकते, चलो कोई। एक बात बताइए, अगर आपका जो ये एरिया, ये जो मेरा ये है जगह है, जो मेरी, ये मेरी रेंट पे है, ठीक है, ये मेरी जगह रेंट, ठीक है, और मेरे जो परमानेंट स्टाफ है वो 50 लोग हैं परमानेंट, ठीक है, और जो मेरा शोरूम है वो भी रेंट पे, ठीक है। अब मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए, तो मैं उसको डिवेंचर, अच्छा और मेरा और बहुत खर्चे है, ठीक है। अब मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं डिवेंचर्स लूं या मैं इक्विटी? सोच के बता, सोच के बता। किसने बोला इक्विटी? इक्विटी लूं, ठीक है, कोई डिवेंचर बोले, क्यों नहीं बोल रहे आप डिवेंचर? अगर मैंने डिवेंचर ले लिया तो क्या होगा? और ज्यादा ये क्या हो जाएगा? बर्डन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा वो बर्डन? बताइए क्या हो जाएगा? ऐसा क्या होगा डेट में कि एक बर्डन बढ़ जाएगा? क्या होगा? एक क्या होगा? कम इनकम किसने बोला? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हमें क्या करनी पड़ेगी? कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकता सर मैं तो पहले ही इतना झुका हुआ, मुझे और मत झुकाओ, ऐसा नो, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा, अगर हम डिबेंचर्स लेते हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन और बढ़ जाएगा, यस और नो? तो अगर मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बर्डन है, किस चीज का? रेंट का, स्टाफ का, ठीक है, और भी बहुत खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बर्डन है, डू यू थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन टू बर्डन योरसेल्फ अगेन बाय इंकरिंग वन एक्सपेंडिचर व्हिच कैन नॉट बी, क्या कहते हैं उसको, टाल नहीं सकते, व्हिच कैन नॉट बी, उसको मतलब हम छोड़ नहीं सकते, तो करना ही करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो अगर आपके ऊपर पहले से ही बहुत बर्डन है तो हमें क्या करना चाहिए? यू शुड ऑलवेज गो विद, समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? इसके हम 2 पॉइंट बना सकते हैं। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इफ हाई, देन यू शुड गो विद इक्विटी, एंड इफ लो यू कैन गो विद डेट। क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ओके सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? मैम मैंने बताया ना, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेट जैसे मान लीजिए पिछले साल ही हमारा इंस्टीट्यूट बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा। हमारा इंस्टीट्यूट खुला जनवरी में, आप लोगों को पता ही होगा, जनवरी में थोड़ी बहुत क्लासेस शुरू हुई। पिछले साल का हमने रेंट दिया है पूरा। ये क्या है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दुकान है तो वो तो खर्चा होएगा ही होएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, फिक्स्ड जो होता है, जाते ही जाता है, महीने का 3000 रुपए तो जाता ही है, क्योंकि वो मीटर लगा हुआ है, वो खर्चा। मैम की सैलरी, अब मैम को थोड़ा ना कह सकते तुम घर से क्लास ले रही हो तो तुम्हारी सैलरी आधी कर देगी, बताओ कह सकते थे? नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो ये जो खर्चे होते हैं ये हमारे होते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे जब अगर आप दुकान चलाओगे सेंटर तो उससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। मिनिमम हर महीने 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है वो कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी। अगर मेरी वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो क्या मुझे और कॉस्ट अपने ऊपर बर्डन करना चाहिए? नहीं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक बात बताइए बच्चों, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स होती है उसमें ना 2 स्टेजेस हो सकते हैं। या तो उनका फेस बूम हो सकता है या उनका फेस एक डिक्लाइन हो सकता है। मुझे शायद आप लोगों को पता, इकोनॉमिक्स आपको अच्छी हो, मुझे बताइए व्हाट इज अ बूम फेस इन स्टॉक मार्केट या इन इकोनॉमी एज वेल? क्या होता है बूम का मतलब? क्या बोला आपने? प्राइस ऑफ द शेयर राइजेस। ओके, और कुछ क्या कह रहे हैं? इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, और जब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है तो क्या अच्छा होता है? लोगों की इनकम अच्छी होती है। लोगों की जब इनकम अच्छी होती है तो उनकी डैश अच्छी होती है। क्या? लिविंग। डैश में कुछ भी फिल कर लो तुमने, ठीक है। डैश का क्या अच्छा होता है बताइए? डैश मतलब क्या? लाइफस्टाइल, तो परचेजिंग पावर, राइट? तो परचेजिंग पावर अच्छी होती है, और जब मेरी परचेजिंग पावर अच्छी है तो मैं डैश ले सकता हूँ, मतलब डैश लेने का वो रखता हूँ, क्या? लग्जरीज। ओके, और रिस्क ले सकता हूँ। और जब मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं कौन सा खरीदना पसंद करूंगा? डेट या फिर इक्विटी? इक्विटी, क्योंकि इक्विटी क्या है? एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप कस्टमर के पॉइंट मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरी कंपनी, आप लोग सामने बैठे हुए हो जो खरीदना चाहते हैं शेयर्स, मैंने, अब बूम चल रहा है, आप सबके पास बहुत पैसा है, सब जुए में जीत गया, ठीक है। आपको 50,000 रुपए गोवा से जीत गया, अब आया मेरे पास यार 50,000 डबल और नथिंग इक्विटी, ठीक है। ये बच्चा जो यहाँ बैठा है, ये स्मार्ट, ये है थोड़ा सा रिस्क हेटर, 50,000 से आप मुझे 5,000 ब्याज दे देना, लेकिन 50,000 रुपए मेरे वापस थे, ठीक है। मैं फ्रिज जाके जुआ खेलना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ये क्या लेगा? ये क्या लेगा? डेट, क्योंकि डेट में गारंटी है इसके पैसे नहीं डूबेगा। वो तो अनफोर्सीन इवेंट है कि मैं ही भाग जाऊं, वो बहुत अनफोर्सीन है, लेकिन इसको 5,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन 50,000 नहीं डूबेगा। ये इक्विटी में लगा रहे हैं, इसको 50 के 1 लाख भी मिल सकते हैं, 2 लाख भी मिल सकते हैं, और 50 के शून्य भी हो सकते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, बूम चली हुई है मार्केट में, बूम हो रहा है, ठीक है। मैं पागल हूं, मैंने डेट इशू कर दिए, मैं सब लोगों को कह रहा हूं तुम मुझे अपने 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें इस पर 5% की रिटर्न दूंगा। तुम आके क्या लेके जाओगे मेरे मुंह पे? वो गलत सोचा, फूक के जाओगे मेरे मुंह पे कि भैया हम 10 लाख पे पता है 5% कमाएंगे, हम कमाने 10 लाख तो 100%, हम तो इक्विटी खरीदेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने डिवेंचर इशू निकाल दिया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 5% की रिटर्न दूंगा। तुम क्या कहोगे? हम 5% में कुछ नहीं होते, हमें ज्यादा, ठीक है। हम तो इक्विटी में लगाएंगे। और अब उल्टा करते हैं, पैसे नहीं है, लोग बेचारे भूखे नंगे पड़े, लॉकडाउन हुआ पड़ा, आधे लोगों की जॉब जा रही है, आधे लोग मांग मांग के खा रहे हैं, कुछ हुआ ऐसा। और मैं आया 10 लाख रुपए दे दो, या तो डबल कर दूंगा या जीरो कर दूंगा, फिर आके मेरे मुंह पे क्या लेके जाओगे? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, आप एज अ कंपनी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, थोड़ा सा आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर बूम स्टेज में है आपकी कैपिटल, मतलब देश की कैपिटल मार्केट, तो इट इज प्रेफरेबल दैट यू इशू इक्विटी, क्योंकि लोग खरीदेंगे वो। और अगर आप उसमें हो, डिक्लाइन या रिसेशन में हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू इशू डेट, क्योंकि लोग वो ही खरीदे। समझ में आया ऑनलाइन सबको? कोई डाउट तो नहीं? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? तो अगेन 2 पॉइंट हम बना सकते हैं, अगर बूम स्टेज है गो विद इक्विटी, और अगर रिसेशन है गो विद डेट, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? अब एक बात बताइए, रिस्क,
देखो डेट का भी रिस्क होता है, एक बार इशू हो गया डेट का भी रिस्क होता है। डेट का रिस्क क्या होता है बताइए, डेट का क्या रिस्क होता है? एज अ कंपनी मेरे को क्या रिस्क फेस करना पड़ेगा अगर मैं डेट इशू करूं? हर साल इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे चले दुकान या ना चले, प्लस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडेम्पशन रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ रिस्क ना, मेरे पास पैसा होना भी तो चाहिए। ऑन द अदर हैंड इक्विटी का क्या रिस्क होता है? इक्विटी का यही रिस्क होता है कि डेट में तो जहां फिक्स जाता है कि आपको 10% देना है, 5% देना है, इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है, कितना ही देना पड़ सकता है। डिविडेंड है वो तो आप ज्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, लेकिन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज रिस्की है? अगेन हम इसको ओपन एंडेड छोड़ेंगे, हम बोलेंगे कि दोनों का अपना रिस्क होता है, डेट का अपना रिस्क है, इक्विटी का अपना रिस्क है। कंपनी उस सोर्स के साथ जाए जिसका रिस्क वो बियर कर सकते। तो हम इसको हम ओपन एंडेड छोड़ देंगे, इसको हम क्लोज नहीं करते, आगे चलते। बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने डेट इशू कर दी। मेरा बिजनेस मुझे पता था मैं डेट पे कर सकता हूँ, सब ठीक है। मेरे बहुत बच्चे हैं, 200-300 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली, 300। मैंने प्रॉफिट देखा, अरे वाह ये 20,000 रुपए फीस है, लगते 1,000 रुपए भी नहीं है इन पे, ठीक है 19,000 ये तो बोलने की बात है, लगते 10,000 रुपए इन पे, 10,000 का प्रॉफिट नहीं है, वो 300 बच्चे 30 लाख 300 ऐसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छा लगा। और अब मैंने लोन ले लिया कि चलो मैं एक्सपैंड करता हूँ, मेरे को लगा अगले महीने तक फीस आ जाएगी और कर देंगे पे, क्या बात हो गई, इंटरेस्ट तो पे करना है, लेकिन तुम सबने फीस नहीं जैसे दे दी। अब मैं क्या उसको पे कर पाऊंगा? प्रॉफिट अलग चीज है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट तो पे करना है। क्या बैंक वाला मेरे पास आया हुआ है कि भैया इंटरेस्ट तो मैं कह दूंगा नहीं, प्रॉफिट हुआ लेकिन कैश, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना, तो वो क्या वो मान जाएगा? तो सिर्फ प्रॉफिट होने पे आप डेट इशू नहीं कर सकते। डेट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस। अगर आपका बिजनेस में कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं है, यू कैन गो विद इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में तो बड़ा अच्छा चीज है ना, हम इस बार डिविडेंड नहीं दे रहे, हम रिजर्व में डाल दिया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दिया, डिविडेंड नहीं दिया, दैट इज ओनली पॉसिबल इन इक्विटी या शेयर, इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डिवेंचर्स। अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो हर साल की 1 तारीख जो भी आपका डेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपकी जेब में क्या होनी चाहिए? कैश। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो क्या लेना चाहिए, देना चाहिए? और अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, यू कैन गो विद, यस और नो? क्लियर? आगे चलते हैं। बेटा मेरे को एक बात बताइए, डेट और इक्विटी में से कौन सा ऐसा वो है, सोर्स है जिसको इशू करने से कंपनी का जो वो है कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता? मेरे को बताइए, डेट और इक्विटी में से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको इशू करने से कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता? बताइए। डेट, ठीक है। तो अगर कंपनी चाहती है कि उसका कंट्रोल इंटैक्ट रहे और लोगों में ना बढ़े, तो कंपनी शुड ऑलवेज गो विद डेट। अगर कंपनी चाहती नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है, कंट्रोल और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इट कैन इशू इक्विटी। तो हम इसके भी 2 पॉइंट बनाते हैं। इफ कंट्रोल डिजायर्ड गो विद डेट, इफ नॉट डिजायर्ड यू कैन इशू इक्विटी, यस और नो? एंड लास्ट पॉइंट हमारा हो चुका है, फ्लोटेशन कॉस्ट। एक मैंने कॉस्ट बताया था, तो मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट, जिसकी अगेन ओपन एंडेड छोड़ देंगे, दोनों की अपनी कॉस्ट होती है। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, इक्विटी पे डिविडेंड पे करना होता है, किसी की ज्यादा किसी की कम होती है, हम नहीं इसको कंक्लूड करेंगे, हम ये बोल देंगे कंपनी अपने हिसाब से देखेगी जिसका वो बियर कर सकती है कॉस्ट, उस कॉस्ट को उस सोर्स को वो ले। तो हमने किसके 3 पॉइंट 1, 2 और 3 इसको हमने ओपन छोड़ दिया और 4 की हमने बना। समझ में आ गए? ये तो हो गई एक बार। अब इसके लिए एक बार हेडिंग देखें, कौन सा नहीं दिख रहा बताओ, अभी क्या था दिख रहा, थोड़ा उधर। अब इसकी हेडिंग देखते तो वो इसका स्लैंग देखते हैं। सबका फर्स्ट पॉइंट को अगर हम अंडरलाइन कर दें और आप लोगों का ड्रीम कॉलेज की बात करें तो वो कौन सा है? एमिटी? कौन सा है आपका, कौन सा है ड्रीम कॉलेज? वृंदा बताओ। एसआरसीसी, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट लव, ठीक है। ये देखिए, एफ से फ्लोटेशन कॉस्ट, एस से ये देख के ऐसे ये देखिए दिल है, लव है ना, दिल। एस फर्स्ट, एफ से फ्लोटेशन कॉस्ट, एल से लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एच से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, आर से रिस्क, सी से कंट्रोल, सी से कॉस्ट और सी से ही कैश फ्लो। समझ में आ गया? जल्दी से हेडिंग आते हैं, जल्दी से। चलो अभी मत
ओपन मत करिए बुक, पहले हेडिंग करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन? फर्स्ट लव SRCC नहीं कॉलेज। सर, दिख नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, एट फर्स्ट लव SRCC कॉलेज। क्या वो एक, जल्दी से याद करिए हेडिंग, जल्दी से याद करिए। ये लीजिए, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, 1 मिनट बच्चे। हाँ जी बोलिए बच्चे। सर एक पॉइंट रह गया। कौन सा रह गया? कॉस्ट। फोटो के नीचे है, लिखा है, वो नीचे लिखा है, वो दिख नहीं रहा होगा। और सर रिस्क एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा रिस्क? रिस्क? मैंने बताया ना बेटा, हर सोर्स को इशू करने का अपना रिस्क होता है। जैसे अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो उसका रिस्क है कि आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी रिडेम्पशन करनी पड़ेगी, ये रिस्क होता है। इक्विटी का ये रिस्क होता है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो आपको ज्यादा भी देना पड़ सकता है, कम हुए तो कम हो, उसका अपना रिस्क होता है। तो हर सोर्स का अपना रिस्क होता है। आप कौन सा रिस्क बियर करने की क्षमता रखते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन योर कंपनीज वो सारे जो पॉइंट्स है। तो वो हम एक ओपन एंडेड छोड़ दिया कि हर सोर्स का अपना रिस्क है, कंपनी उस सोर्स के साथ जाना चाहेगी जिसके रिस्क को वो बियर करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है? हाँ जी, कुछ कोई पूछा था आपसे क्वेश्चन? नहीं, सिर्फ वो, हाँ सिर्फ अटेंडेंस, अपना नाम लिख दीजिए। हो गया, आगे बढ़े, सबको याद हो गया? एक बार मैं बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे। एफ से बताइए, ओके। आर से, सी से कंट्रोल, सी से कैश कॉस्ट लिया, कैश का पोजीशन दिए, एल से, एस से सारे हो गए। ठीक है, अब आप अपने नोट्स पे आइए। कम टू पेज नंबर, जो बड़ी वाली बुक कौन सा पेज है? 9.3 पे आइए। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके आगे पहले कॉपी करिए जल्दी से, फिर रीड करेंगे इसको। 9.3 4 बेटा ऑनलाइन वाले का आप लिखना शुरू करो, जिसको जो समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। देखो 4 में बनेगा ये, 3 में नहीं बनेगा। कौन से में नहीं बनेगा वो बता देता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट के आगे 2 नहीं बन सकते, रिस्क के आगे 2 नहीं बन सकते, और कॉस्ट के आगे 2 नहीं बन सकते। इसके आगे 4 में बन सकते हैं। तो जो दिख नहीं रहा आपको वो पूछ लीजिए, और अदरवाइज या बुक पिन। अच्छा अभी तो मैंने पूछा था किसके पास नहीं है, 1 सेकंड रुकना है, ले लाया। और कोई? सब लाए बुक्स? आपको दूसरी वाली दोनों की मिली? कोई बात नहीं करेगा। ये रजत क्या क्या हो रहा है? क्या कौन सा? ये रिसेशन। देखिए आपने लिखा है, आपने कर दिया। लिखो सारा, इधर लिखो ना, इसको फ्लो चार्ट के आगे लिखो ना, इसको आगे यहाँ लिखो, फ्लो चार्ट के आगे लिखो। ये करवा लो ना स्पाइरल, आपने लिख लिया? आपने सब लिखा है? ठीक। बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था, कल एक मेरे पास 2-3 बच्चों का होमवर्क भी आया था, और उसमें से बहुत किया तो सबने था, बट उसमें एक चीज जो मैंने आपको बोली थी वो आप लोगों ने नहीं की, और मेरे को नहीं लगता आप में से भी किसी ने की होगी। मैंने आपको बोला था हर पॉइंट की डिटेल के बाद ये बनाने, बोला था कि नहीं बोला? ठीक है, ये ना क्या होगा, अभी आप बोल रहे नहीं सर हम पेपर में बना देंगे, ये अगर आपने आज भी बनाया ना तो आप ये पेपर में भी आपको कभी नहीं याद रहेगा। तो प्लीज जब आप लिखो उसको, तभी आप मतलब आदत डालो कि मेरे को हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के बाद ये चीज बना के आनी है, तभी आपको वहां पे बनाने का ये याद रहेगा। अदरवाइज कोई पॉइंट पूछना है या आगे? हाँ जी बताइए। नहीं आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, लिख लिया? अब एक बार जल्दी से, ये आप लोगों ने लिख लिया बच्चों ऑनलाइन वालों ने? ओके, एक बार फिर से इसको बोलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते। तो जल्दी से बताइए, एच से क्या है? स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आर से रिस्क, सी से कॉस्ट, सी से और सी से
कंट्रोल, ठीक है। हाँ, सी से कॉस्ट, कंट्रोल कैश फ्लो पोजीशन, सी एफ आर, एल से लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में आ गई बात? सब क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे एक बात बताइए, अगर पैसा आ गया, ठीक है, आ गया, रीड अभी हम कर लेंगे, वो बाद में रीड आप कर सकते हो, वैसे खुद बिल्कुल सेम लिखा है। अब हमें उस पैसे को क्या करना है? इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है दो जगह। कहाँ कहाँ? लास्ट क्लास में भी हमने किया था, इन्वेस्टमेंट दो जगह पे हो सकती है। कहाँ कहाँ? शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म। या तो शॉर्ट टर्म एसेट्स में या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। और इसका हमने बोला था कि जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं उनका जो डिसीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैपिटल बजट। यही बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके बारे में हमारे कोर्स में सिर्फ एक पैराग्राफ है, 3 लाइन, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमारे कोर्स में बहुत कुछ है, तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डेफिनेशन तो पता चल जाए। यस और नो? नोट्स बंद कर दो। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की किस में जाती है? एसेट्स। मैं फिक्स कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किस में की जाती है? एसेट्स में। और किसी में भी कर दोगे ऐसे ही, बस जाके कर दी, सोचो, देखोगे कौन सा एसेट मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट है, कौन सी चीज में मुझे इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं हम, घर के लिए किसी भी चीज, तो हम देखते हैं कि भाई मान लो आपने कोई फ्रिज खरीदना है या आपने कोई टीवी खरीदना है, तो देखते हैं कि ये टीवी बहुत बढ़िया चलेगा, 5-6 साल चलेगा, ऐसा है, तो आप देखते हो उसको। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज व्हाट? इट इज बेसिकली केयरफुल सिलेक्शन। केयरफुल सिलेक्शन, क्योंकि अभी हम फिक्स्ड और करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। इट इज कंसर्न्ड विद केयरफुल सिलेक्शन of the assets in which funds will be invested. Yes or no? समझ में आ गई बात? It is careful selection of the assets in which funds will be invested. समझ में आ गई बात? ये दो तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट। ठीक होगी बात? समझ में आ गई? अब ये खत्म, अब आते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यार एक बात बताओ, जब आप किसी चीज के लिए लॉन्ग टर्म समर्पित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? बोलो। इन्वेस्टेड। हाँ, और सोचो, एक वर्ड बताओ। शादी बोलो, तो शादी है क्या? लॉस? किसने बोला लॉस है? वृंदा कैसी बातें करिए, अभी तो हुई भी नहीं है, कैसे क्या देख लिया लाइफ में? शादीशुदा इंसान से पूछो क्या है शादी। तो शादी तो है ही, जो भी आपने बोला वही, मतलब पॉइंट क्या है कि कमिटमेंट। आपने बोला आप कमिट, ठीक है। और ये कमिटमेंट कैसी है? आप वाली नहीं है, हुआ है, मजे नहीं आया, वापस आ गए। ये एक ऐसी कमिटमेंट है, हाँ, यू हैव टू ट्राई। ये आज मजे नहीं आया, ट्राई अगेन। अरे आप क्या समझ रहे हो? मजे का मतलब है लाइफ में एंजॉयमेंट, मतलब वही, मतलब वही, आप दो लोग आए मेरे साथ, अब उनको मतलब जैसे भी है एंजॉय करना है। आज नहीं हुआ, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, कोई मुझे अच्छा लगा, ठीक है। टू लिव अ बेटर लाइफ, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। सो इट इज व्हाट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज, जब हम पैसे को लंबे समय के लिए क्या करते थे? कमिट करते, दैट इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो क्या हुआ? इट मींस कमिटमेंट ऑफ फंड्स, कमिटमेंट ऑफ फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। वैसे थोड़ा सा ना ऑनलाइन की वजह से मैं थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ, ये सब चला जाता है ना पब्लिक में, उसके बाद भी मैं बोल इतना हुआ, मतलब मैं रुक ही नहीं पाता, मेरे अंदर इतना भरा हुआ है ये सब ना। एक साल तक रुका मैं, मतलब मैं आपको जो मतलब बनाता था मैं एग्जांपल्स, लाइव क्लासेस में मैं लगे एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं खुद पूरा खोल देता हूँ। तो पॉइंट ये है ऐसे लाइव को बोल दो, तो थोड़ा ये पब्लिक को बताता हूँ, मेरे को बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे वीडियोस को 5,000 व्यूज मिले। यस, ठीक है। तो इट इज बिग थिंग, लोग देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई मम्मी पापा भी देख रहे हो ऐसे छिछोरे के पास भेज रहे बच्चे को, चले कल से ही पढ़वा दिया था, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ओके,
अब पता चले कुछ जैसे अभिनंदन ने बोला लॉस, अब किसी को असली में भी तो किसी के साथ हो भी सकता है कि ऐसा होगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना किसी के हम सेंटिमेंट्स को ऐड करें। तो ये पॉइंट है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? कनक आप बताइए। इट मींस, बताइए फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। समझ में आ गई बात? तो जैसे एक दो जस्ट एक एग्जांपल देना कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। हाँ लॉन्ग टर्म एक एग्जांपल दे दो। अगले वगैरह कुछ नहीं, सीधा बोलना परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मशीनरी, यही तो है। हाँ बस यही तो है। परचेज लैंड बिल्डिंग, ये सब क्या है हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ में आ गया? अब हमें दो क्वेश्चंस, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। हमें दो क्वेश्चंस करने हैं और वो क्या क्या है। जैसे अभी हमने फाइनेंसिंग के फैक्टर्स पढ़े। क्या ये बच्चे प्लीज अपने वीडियोस ऑन करो, श्रद्धा, करिश्मा प्लीज सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए। जैसे हमने अभी फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंसिंग पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एक हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल। ये नई चीज कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट। देखो मेरे सारे डिसीजन थोड़े से लाइफ से जुड़े, सॉरी एग्जांपल, तो मैं आपको रिलेट भी नहीं करूंगा। आप प्लीज समझना, आप ना उसके अंदर के पॉइंट को निकालने की कोशिश करना। सुपरफिशियल लेवल में होता हॉर्स है क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्यों लगता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हमें इतना सोच के लेना चाहिए? आप आपने सर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा हमें। लॉन्ग टर्म एसेट है। आपने पीछे से कोई आवाज आई थी क्या? इरिवर्सिबल, अगली हायर अमाउंट, हायर। क्या है बच्चों, आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा है? मैंने सारे एपिसोड देखे, मैं 3 एपिसोड सब होगा, ये असली में हुआ। प्लीज नो ऑफेंस टू गर्ल्स और बॉयफ्रेंड। एक लड़की, एक लड़का था जिसको एक लड़का पसंद था, समझ? अभी उसकी थोड़ी देर पहले शादी करी लड़की से, अभी तो उसको क्या एक मिनट में जेंडर चेंज कर देता है। तो एक लड़का था, उसको एक और लड़का पसंद, लेकिन वो एक सोसाइटी में रहता था जहां पे ये पॉसिबल था। तो उस लड़के ने क्या किया, जो उसको पसंद था, उसने अपने आप को करवा लिया चेंज मेडिकल, और जाके कर ली शादी। उस लड़के बहुत अच्छा बन गया, सुंदर बन गया, और जाके उसने शादी कर ली इस लड़के से, ठीक? और शादी हो गई, सब कुछ हुआ, खेले कूदे। अब थोड़े दिन बाद जो असली लड़का था, उसके मम्मी पापा तो उधर चुल मचती है। अब क्या बच्चा के कारण मतलब नॉर्मल। तो जब इसके लिए ट्राई किया कि चलो अब फाइनली इसके लिए ट्राई करें, तो द बिग रिवीलेशन केम, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल है। अगर तो ये होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम, तो ठीक है भाई, टाटा बाय, बहुत अच्छा लगा सर भैया हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये हो गई थी शादी, तो क्या निकल पाना आसान था? तो इससे पहले अगर आप इसमें फंस जाओ, तो इससे बेटर है ना कि शादी से पहले ही अपने आप, मतलब ये नहीं कि आप जाके ऐसे करें, मतलब जैसे भी कर सकते हो, पता लगा लो भैया आगे पीछे सब, वो बैकग्राउंड अच्छे से बैकग्राउंड पता लगा लो कि भैया सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये आपकी एक, अब बताओगे एक सही कहां से है, ये वेब सीरीज है एमएक्स प्लेयर पे आई थी, यार नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो नवीन नवीन जो अरे नहीं नवीन कस्तूरी के एक्टर है वो, क्या नाम है उसका? अरे कौन है यार, नहीं ऐसा प्लीज छोड़ो। नवीन कस्तूरी जो एक एक्टर है जो पिक्चर्स में था, वो उस पे है। प्लीज 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 ऐसे नहीं सॉरी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यार, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी, पता चले एक बच्चा क्लिप में से इतना ही काट के ऐसा नहीं करना यार, ह्यूज रिस्क, ह्यूज रिस्क, ह्यूज रिस्क। सेकंड जो पॉइंट अभी शायद आपने बोला था, बिंदा ने बोला था कि वही बात है, अब मैं फिर समझाता हूँ। बहुत बढ़िया बंदी के साथ रिलेशन में है, आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं, जो हम शादी के 10 दिन बाद करते हैं, ये रिलेशन भी पहले दिन में हो जाते हैं। क्या कह रहे हो?
आई लव यू की बात कर रहा था मैं बोलने की, तुम वो तो नहीं समझ रहे थे। तो क्या हुआ, इनका हुआ थोड़ा बहुत क्या यही चीज शादी में you have to कहने का मतलब क्या है, शादी हो गई अब मजे नहीं आए, अब आप कह रहे हो जी चलो टाटा बाय, तो इसने तो क्या दिया होगा ज्यादा, उसको एक वो टॉफी वॉफी दे दी होगी, बस ठीक है जी तू मेरा गिफ्ट ऑफिस कर, तुम अपने गिफ्ट ऑफिस कर, बाय बाय। शादी में हम कितना हूँ करके बैठ के सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं होता है ना, समझ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिसीजंस क्या है, बहुत ज्यादा irreversible. This cannot be reversed without incurring a huge cost. तो अगर आपने शादी नहीं में तो अलग होके रहूंगा, ठान लिया, तो क्या आपको लगता है आसानी से छूट जाओगे शादी में? It's a huge cost होती है, प्रोसेस भी बहुत लंबा है, तो let's not get into that. तो क्या बोलेंगे सेकंड, ये डिसीजन जब इतने ज्यादा irreversible है, तो क्यों नहीं ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आपको रिवर्स करने पड़े? Why? तो पहले ही सोच के लो ना ऐसे डिसीजन। मान लो आप एक मशीन ले आए, 1 करोड़ की मशीन आप ले आए, और आप कहते हो जी नहीं मुझे तो अच्छी नहीं लग रही मशीन, अब वापस करो, तो मिनिमम 10 लाख तो गए उसके, ये तो मिनिमम सी बात है। आप एक गाड़ी से शोरूम से एक गाड़ी ले आए, ठीक है, और आपने बस 1 किलोमीटर चलाई, आपने जाके शोरूम वाले को बोले भैया मुझे नहीं मजा आ रहा, इसको वापस ले लो। खरीदने के बाद वो कहेगा ठीक है जी वापस ले दो, 10 लाख की गाड़ी थी, 1 लाख रुपए कम दे दो, 9 लाख रुपए ले जाओ। क्या वो 10 लाख में वापस ले लो? मिनिमम 20 25 30 हजार, तो जैसे ही शोरूम से गाड़ी निकली काम खत्म हो गया काम। तो इट इज these are so irreversible, then why do you want to put yourself in a situation कि मेरे को रिवर्स करना पड़े? ऐसा देखो ना, सोचो, परखो, पहले सब कुछ देख लो कि हाँ भैया ये ठीक है, मैं इसको इतनी जल्दी नहीं बदलूंगा। समझ में आया? तीसरा पॉइंट आपने बोला था, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, बहुत पैसा। ये नहीं है कि 100 200 300 400 500 600 1000 10,000 50,000, ऐसा नहीं है, कई लाखों के इन्वेस्टमेंट, कई लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है। और जब आप इनको रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो व्हाई डू यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट स्टेट? एंड लास्ट जो है थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ये जो डिसीजंस होते हैं इनके इफेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, वो तो पता ही, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, और हमारा ये एक फ्लोर है, इस बिल्डिंग का हमारा एक फ्लोर है, 75 नंबर शक्ति विहार सेकंड फ्लोर, मानते हो? मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं, लेट अस अज्यूम ये वैसे तो हमारा रेंटेड है, लेट अस अज्यूम ये ओन्ड है, तो मेरी बैलेंस शीट पे क्या आएगा? सेकंड फ्लोर, एसेट साइड में सेकंड फ्लोर ऑफ 75 शक्ति विहार सेकंड फ्लोर। ये समझ में आ गई बात? हम एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेते हैं, और हम वो डिसीजन लेते हैं कि हम इसका एक और फ्लोर खरीदें, जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी हम खरीदें, अभी हमारा नहीं हम खरीदें। और जैसे हम यहाँ पे कॉमर्स इंस्टीट्यूट चलाते हैं और एक ठीक ठाक डिसेंट नाम हो गए, काफी साल हो गए, ऐसा करेंगे अब हम एक साइंस का इंस्टीट्यूट खोलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, सेम नेम के अंदर, लेकिन उस पे साइंस का इंस्टीट्यूट, ये हमने सोचा, ठीक है। अब मैंने उसके हिसाब से क्या किया, मैंने अपना एक वो खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, एक और मतलब नीचे फ्लोर खरीदा। अब उसमें फिर बच्चे भी आने शुरू हुए, सब कुछ हुआ, तो देखिए एक डिसीजन से क्या क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो मेरी बैलेंस शीट इफेक्ट होगी, ये सुनो, ठीक है कि नहीं? बैलेंस शीट में जहां अभी आता था फर्स्ट सेकंड फ्लोर, वहां आएगा ग्राउंड एंड सेकंड फ्लोर। तो मेरे एसेट्स, मान लीजिए इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है मेरे इस फ्लोर की, तो अब क्या हो जाएगी? लेट अस अज्यूम 2.5 3 करोड़, तो मेरे एसेट्स बढ़ गए, है ना? सेकंड, लेट अस अज्यूम कि पहले साल 20-25 बच्चे आ भी गए साइंस में, जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगे, और मान लो एक एक बच्चे में 10,000 का प्रॉफिट भी हो गया, लेट अस अज्यूम, या 5-5 हजार का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा एक तरीके से 1,00,000 2,00,000 का प्रॉफिट वहां से भी हो गया, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो सेकंड मेरे क्या बढ़ गए? एक तो मेरे साइज ऑफ एसेट्स बढ़ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, साइज ऑफ एसेट्स मेरा बढ़ गया, ठीक है ना? जो मेरे बिजनेस का एसेट्स है उसका साइज बढ़ गया। दूसरा क्या बढ़ गया? मेरा प्रॉफिट्स में चेंज आया। और तीसरा कंपटीशन, अब मेरा कंपटीशन अभी हमारा कंपटीशन किसके साथ है? कॉमर्स के स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो भी आसपास है। हमारा तो कोई लेना देना नहीं बीएमसी से, क्या करेंगे हम कंपटीशन बीएमसी से, ठीक है? बीएमसी मतलब अब वैसे हमारा साइंस क्या है, हम साइंस के होते तब भी हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब कि अगर जो साइंस के इंस्टीट्यूट भी है, आरएनआर हो गया या एक दो और इंस्टीट्यूट है, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो कॉमर्स के हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर ही नहीं। लेकिन अगर हम अपना साइंस का इंस्टीट्यूट खोल देंगे यहाँ पे, तो हमारा कंपटीशन जो लोकल है, छोटे मोटे सरस्वती ये सब जो है, उनसे हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक और चीज में चेंज आ जाएगा, वो क्या है? तो देखिए, एक डिसीजन ने, एक बिल्डिंग खरीद के उसमें इंस्टीट्यूट खोलने के एक डिसीजन ने क्या क्या चेंज कर दिया? एसेट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटीशन।
तो अब एक डिसीजन जब इतना ज्यादा इंपैक्ट रखने की क्षमता रखता है तो डोंट यू थिंक सोच समझ के लो। ये नहीं है कि मतलब मेरे को तो इंस्टीट्यूट खोलना है चलो खोल दिया, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए, बिकॉज दीज डिसीजंस हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। इनकी जो ग्रोथ है वो भी लॉन्ग टर्म है और जो इसके इफेक्ट है वो भी लॉन्ग टर्म है। इनसे तीन चीजें इफेक्ट होती है, ये मतलब बाद में लिखवा दूंगा, साइज ऑफ एसेट्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका स्लैंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल? H से ह्यूज रिस्क, I से रिवर्सिबल, L से लॉन्ग टर्म ग्रोथ, L से ही लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। मजा आ गया? बढ़िया हो गया। H से I से, L से और L से। अब हम जाने वाले हैं बच्चों कंप्लीट म्यूट मोड। दक्ष आप बताइए I से। अब जो बिल्कुल शांति हो जाएगी। अच्छा अरे क्या L फाइनेंस। पता क्या होता है, बच्चे तो बड़े शातिर होते हैं। अच्छा आप I से पूछ रहे हो, L से तो नहीं पूछ रहे ना। X इतने में सारा कुछ देख लेगा। हाँ जी बताओ L। वाह ये कुछ नए बना दिए इसने। L उसका नहीं देख पाए सभी इतनी जल्दी। ओके आप बताइए L। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। सो H एक बार सब सारे बोलते हैं जल्दी से, सब बोलेंगे। H से, I से, L से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इफेक्ट। एक बार फिर से बोलेंगे। H से, I से, L से लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड L से लार्ज अमाउंट। एक बार लास्ट चीज I L H। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये थे क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने। जैसे मैंने फाइनेंसिंग के किए वैसे इसके। ठीक है, तो इसको आपके दिमाग में क्वेश्चन इजी कर देता हूं। ऐसा समझ लीजिए आपके सामने दो प्रपोजल्स है। आपके सामने दो प्रपोजल है, आपके पास 10 लाख रुपए, आपके सामने दो प्रपोजल है। या तो आप प्रपोजल ए में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या आप बी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आपके सामने दो प्रपोजल्स है, इधर एक प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये रहेगा कि आप किस में इन्वेस्ट करोगे, ये आपका डिसाइड करना है। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे ये डिसीजन लेने के लिए कि शुड आई गो विद प्रोजेक्ट ए और शुड आई गो विद प्रोजेक्ट बी। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? ठीक है, तो सोच के बताइए। आप बताइए, जो भी बताना चाहे हाथ खड़ा करे कि सर ये सोच देखोगे या देखूंगा मैं सबसे पहले ये डिसीजन। अगर किसी को आता है हाथ खड़ा बताना चाहेगा। ड्रोन एक मिनट, जिंदा पहले आप बताओ फिर क्या। बहुत ही सिंपल पॉइंट, बढ़िया। आपका भी यही था, सिंपल पॉइंट है। 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा के 12% मिलेगा हर साल, इस बिजनेस में लगा के 10% मिलेगा। तो सबसे पहले तो यही देखूंगा कि भैया किसमें रिटर्न ज्यादा है। यस और नो? ऐसा करता हूं मैं, आपके ना पॉइंट लिखता भी रहता हूं। बिल्कुल सही पॉइंट बोला, मैं अपने स्लैंग के हिसाब से लिखता हूं। तो आपने बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्ट कि कितना लगा के, कितना ऑनलाइन में से कोई बताना चाहेगा कितना लगा के कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपए लगा रहे हो, दोनों बिजनेस में लगा सकता हूँ। एक जगह पे 10 लाख लगा के 1 लाख की कमाई होगी, एक जगह पे 10 लाख लगा के 1,20,000 की कमाई होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ इस डिसीजन इसको ले तो आपके लिए कौन सा जाना चाहिए? 1,20,000। समझ में आ गई बात? और कोई एक रिस्क, यही मैं बोलता ऐसे लेते हैं। आपने जो बोला एग्जांपल, जो 1 लाख वाला है वो गारंटी है कि हर साल 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई डर ही नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन जो 1,20,000 वाला है वो कहता है जी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मिलने को तो 1,20,000 रुपए भी कमाई हो जाएगी, होने को जीरो हो जाएगी। देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस डिसीजन के साथ जाते हैं, इसके साथ, तो आपको बी के साथ ही जाना चाहिए। देखिए क्या सिर्फ इसके साथ जाना सही है? इसको ऐसे समझो, मेरे पास 10 लाख रुपए, बैंक कह रहा है कि 10 लाख रुपए मेरे को दे दो, हर साल 5% रिटर्न दूंगा, 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 हर साल। और स्टॉक मार्केट कह रही है 100%। अगर मैं डिसीजन लूं, सारी आंख बिल्कुल आंख बंद करके सिर्फ इसको देखूं, सिर्फ इसको, और मैं कहूं कि सिर्फ मेरे को रिटर्न की बेसिस पे लेना, तो ऑब्वियसली स्टॉक। यस और नो? लेकिन बैंक कह रहा है गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, हर साल दूंगा ही दूंगा 5% के लिए। और स्टॉक मार्केट कह रहा है कोई गारंटी नहीं है, होने को हो सकता है, नहीं होने को नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते।
तो क्या सिर्फ डिसीजन रेट ऑफ रिटर्न पे लेना चाहिए? नहीं, यू शुड आल्सो कंसीडर रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब तो हमेशा से अभी बैंक के साथ जाओ, नहीं, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे को लगता है मेरे पास क्षमता है कि मैं 1 लाख को सुहाग कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ, कमाने को 2 लाख कमा लूं, नहीं तो जीरो की वजह तो मेरे को कोई डर नहीं है, तो मैं जाऊं स्टॉक मार्केट के साथ। अगर मेरे को लगता है नहीं भैया, सॉरी 10 लाख का जो बात थी, नहीं भैया मेरे को तो तू 50,000 रुपए दे दे, लेकिन गारंटी दे दे कि हर साल 50,000 रुपए की कमाई होगी, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं जाऊंगा बैंक के साथ। तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, ओपन शो, कि दोनों अपने हिसाब से देखे। कंपनी जिसका रिस्क उसको लगता है वो बियर करने की कैपेसिटी रखती है कंपनी का बिजनेस, वो उसके साथ। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? आगे चलते हैं। एक बात है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये बिजनेस है, मेरा बिजनेस ही चल रहा है, इस बिजनेस में बहुत अच्छा सेल्स है, प्रॉफिट है, लेकिन कैश नहीं है, कैश मर जाता है, मतलब लोग बैड डेट्स बहुत कर जाते हैं इस बिजनेस में। एक तो ये बात। दूसरा प्रपोजल है, वहां बिजनेस में कम है, इनकम कम है, लेकिन वहां कैश, सारा कैश है। तो एक बात बताओ, एक ऐसा बिजनेस जिसका कैश नहीं है, इनफ्लो नहीं है, बहुत बैड डेट्स है, तो क्या वो एक सही डिसीजन है? मतलब उसकी रिटर्न ज्यादा है, लेकिन वो तो रिटर्न सिर्फ पेपर पे है, हमें तो एक्चुअली में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क से भी डिसीजन नहीं ले सकता। आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, वो क्या है? कैश फ्लो। क्या कैश फ्लो पोजीशन, जो उसकी कैश फ्लोज है वो है, क्या वो बिजनेस कैश में डील करता है, क्या वो बिजनेस में कैश इनफ्लो आउटपुट ठीक है? तो हमारे को एक और चीज देखनी पड़ेगी, वो क्या है हमारा? कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ में आएगा? एंड लास्ट पॉइंट करते हैं इसका, कि बेटा जब आप गाड़ी लेने जाते हो, ठीक है, अब अगर आप लेने जा रहे हो 4-5-6 लाख की गाड़ी, जो नॉर्मल एक सेगमेंट होता है, तो आप देखते हो उसकी एवरेज, क्योंकि व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ 5 to 6 लाख रुपीस कार, तो आपको पता है कि मेरे को एवरेज भी देखनी है। लेकिन जब आप 50 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो या 40 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो, तो आप एवरेज पूछोगे कितना दिख रही है? पूछोगे कितना दिख रहा है? तू निकल जा, तू दे हो जा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फॉर्च्यूनर हो गई या बीएमडब्ल्यू हो गई, इनकी तो एवरेज कम ही होती है ना, 5-6 लाख की, 5-6-7 की एवरेज होती है, ये भी शायद इससे भी कम होती है। तो कहने का मतलब क्या, आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हो? तो आप बीएमडब्ल्यू के कंपैरिजन कभी नैनो के साथ नहीं करोगे कि यार ये नैनो तो 20 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर चलती है, मैं नहीं ले रहा बीएमडब्ल्यू, ये क्या बात है? ठीक है, ऐसा नहीं करोगे आप, उसके कंपैरिजन उसी की सेगमेंट की गाड़ियों के साथ करोगे। तो वही चीज है, जब आप कंपैरिजन करते हो, तो ये जो हमने देखा, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क, ये तो हमने अपना दिमाग लगा दिया। लेकिन जब कभी कभी हमारा को कोई मैथमेटिकली भी बोल देना कि आपका डिसीजन ठीक है, तो और थोड़ा सा क्या मिलती है, इसको अगेन लिंक करते हैं शादी से। ठीक है, शादी कर रहे हो, लड़की पसंद आ गई, लड़का भी, आप उल्टा भी हो सकता है, लड़का पसंद आ गया किसी को, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, घर बार भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी जो घर का सबसे बड़ा होता है वो क्या कहता है? एक बार कुंडली मिलवाई, गेटिंग माय पॉइंट है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कुंडली में पंडित जी ने भी बोल दिया ना कि अगर 36 से 36 या जो भी होता है अच्छा होता है, वो मिल गए, तब तो मन करता है अब ठीक, अब कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर मान लो 10 साल की शादी, बढ़िया, लव बर्ड्स, हर जगह तोता मैना की तरह बैठे बैठे कोपचे में जाके फोटो खिंचवा रहे हो, हर जगह शादी हो, बढ़िया, सारे फैमिली फंक्शन में तुम दिख रहे हो, हर जगह बढ़िया से लेकिन 10 साल बाद एक ऐसा झगड़ा हुआ कि बहुत ज्यादा फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत सब क्या कहेंगे, कुंडली नहीं पाई थी, ये 10 साल बाद हुआ है, कुंडली नहीं पाई थी उस टाइम पे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी यही है, आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी लगा देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल गुरुज है, उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज लगाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अकाउंट्स में वो पढ़ रहे हो रेशोस, इसमें होएगा ना आपको रेशो, आप दो रेशो से करते क्या, दो कंपनीज का कंपैरिजन, एक तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, इसका नेट प्रॉफिट, ये तो करते हो। तो आपने दो कंपनीज के फाइनेंशियल्स देख लिया, आपने देख के बता दिया ये कंपनी ज्यादा बेटर है, ये अच्छी नहीं, दिख जाता है, मैं पता चल जाता है। लेकिन आप ये किसी को बोलोगे कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी खराब है, वो कह रहे किस तो क्या कैसे बोलते बताओ, तो आप क्या बोलोगे, देख इसका जीपी रेशियो है, इसका इतना, इसका इतना, यही करोगे ना, इसका देख, इसका नेट प्रॉफिट देख, इसका डीटीआर देख, इसका जो भी आप देखो, यही बात है, वही चीज। कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुछ टेक्निक्स निकाली है जिनको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। जैसे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, वैसे होती है इन्वेस्टमेंट के लिए चेक करने के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको नहीं समझने, ये आप समझो कि थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम में जाके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम में अगर बीकॉम करते हो तो मेरा एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बढ़िया तरीके से समझाता हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो वो अगर आप करते हो तो उस पर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे।
तो ये टेक्निक जो है ये हम हर उसमें लगा देंगे, प्रपोजल ए प्रपोजल बी में भी लगा देंगे। वहां से भी अगर आंसर वही आता है जो हम सोच रहे थे तो हम आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हाँ यार हमारी सोच बिल्कुल ठीक थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फोर्थ पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ठीक है, तो जिसका वो मैथमेटिकली भी इससे पता चल जाएगा कौन से, बेसिकली दीज आर अकाउंटिंग रेशियोज ही होते हैं, बस उनका नाम होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ये समझ में आ गई बात। तो ये मैथमेटिक्स हो गया, ये हमारा वो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी एक बार स्लैंग देख लेते हैं। इसका तो बड़ा ही सिंपल स्लैंग है, आई सी रेड रोजेस। ठीक है कि नहीं, आई सी रेड रोजेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, एक बार जल्दी से मैं मार्क करवाता हूँ आपको बुक में कुछ कुछ, और 5 मिनट्स में, अभी मेरे पास है 5 मिनट, क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास की जो बात है वो करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है सब, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? अक्षत, उत्कर्ष, सान्या, राघव, माधव एंड नो सर। ठीक है, और करिश्मा No, sir. और श्रद्धा सब No, क्लियर है sir. यार, बिल्कुल ही जीरो बंद करके बैठो, थोड़ा सा वीडियोस ऑन करिए। कम टू पेज नंबर बच्चों, मैं आपको सारा तो रीड नहीं कराऊंगा, जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो रीड कराता हूं। कम टू पेज नंबर, अच्छा हाँ, हमने कल एक डेफिनेशन मार्क नहीं की, राइट, बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, पर 9.1 पेज पे आइए यार। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कल से नेक्स्ट क्लास से हाइलाइटर लेके आइए, हाइलाइटर लेके आइएगा, जो ये जो है हाँ, उससे थोड़ा सा ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करूंगा। पहली जो डेफिनेशन है जो हमने लास्ट क्लास में मार्क नहीं की थी वो कर लेते। बिजनेस फाइनेंस की मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फंड करी 9.1 पेज पे। और उसके बाद थर्ड पे आइए, किस क्या क्या एक्टिविटीज होती है, एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, नहीं उसी 9.1 पेज पे थर्ड लाइन, बिजनेस फाइनेंस की जो थर्ड लाइन है, एस्टैब्लिशिंग, रनिंग, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, बताना इसको बताना ये एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिटी, ये 5 एक्टिविटीज है। ठीक है, उसके बाद आज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने करी रखी है, इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज, कल की थी लास्ट क्लास में। For optimal procurement, different available sources of finance are identified, ये लाइन को अंडरलाइन करिए, and compared in terms of their cost and risk, तो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, cost and risk, and similarly the finance so procured needs to be invested in a manner that the returns exceed the cost। ये हमारे कल का काम था जो हमने कल नहीं किया था गलती से। अब आप आ जाइए फाइनेंशियल डिसीजन, पेज नंबर 9.3, नीचे आइए, फाइनेंशियल डिसीजन की डेफिनेशन को मार्क करेंगे। इट इज कंसर्न विद द डिसाइडिंग द quantum of finance, underline करिए, quantum of finance to be raised from various long term sources which may be debt or equity। ठीक है, आपने लोन बोला था जैसे, है ना, लोन नहीं बोला, डेट इज अ बिगर टर्म। ठीक है, डेट में लोन आता है, लेकिन अगर आप लोन और इक्विटी बोलोगे तो गलत है, डेट और ओके, इट ये सही है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, ये रीड करना है आपको, मैं तो थोड़ा सा कम करवा रहा हूं। आपने फ्लो चार्ट लिखिए, बना लिया, उसके लेफ्ट साइड पे आपने स्लैंग लिखा, फर्स्ट लव एसआरसीसी कॉलेज, और राइट साइड में आपने वो लिख दिया जैसे। इसमें सर एक डेफिनेशन मार्क करेंगे, कम टू फ्लोटेशन कॉस्ट का जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए, पर लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए सी पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ रेजिंग, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग, सी पॉइंट है ना फ्लोटेशन कॉस्ट, वहां लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ रेजिंग new cost of raising funds is known as flotation cost, cost of raising funds is known as flotation cost, cost of raising funds is known as flotation cost। ठीक है, तो ये 1 मार्क का एक बार क्वेश्चन आपका आ गया, ये सही है, आपको क्लियर ही है। वापस आइए पिछले पेज पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा, बॉक्स में लिखा हुआ है, इट इज रिगार्डिंग द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन व्हिच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, 9.2 पेज पे, 9.2 पे बॉक्स बना हुआ है, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन व्हिच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। फिर लॉन्ग टर्म पे आ जाइए, उसके बाद हमने लिखा इंपॉर्टेंस। अच्छा हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड से। कैप सुनना, इन्वर्टेड कॉलम्स, अभी लिखना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर कैपेबल ऑफ, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, लॉन्ग टर्म। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर कैपेबल ऑफ changing the financial fortune of the business। I repeat, capital budgeting decisions are capable of changing the financial fortune of the business, inverted columns close, full stop, comment। अब मुझे बताइए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखोगे? मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस रखता हूं,
will you write significance of capital budgeting decisions or will you write the factors affecting capital budgeting decisions? जिसको आता है हाँ, ठीक है। तो मैं पीछे से शुरू करता हूँ, दिव्यांशी आप बताइए सिग्निफिकेंस कितना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ कृष्ण। सिग्निफिकेंस आप ठीक है। कोई बच्चा आप में से कोई ऑनलाइन वालों से किसी के बच्चे के मन में आ रहा हो फैक्टर, हाँ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्यों, बिल्कुल सही आपका आंसर है। सिग्निफिकेंस क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में इतनी क्षमता है कि वो एक बिजनेस का क्या चेंज कर सकते हैं, उनका फॉर्च्यून चेंज कर सकते हैं। कमेंट तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंस तो लिख रहे हैं उसकी। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, जहां ये टॉपिक है वहां पे लिखे इन्वर्टेड कॉलम्स में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर capable of changing the financial fortune of the company. Full inverted column close, comment. Financial fortune of the company, inverted column close, comment. तो आप इसमें आंसर लिख लीजिए, we will write significance and not factors. ठीक है, आइए जल्दी से आइए बुक पे। इस पे ये हो गया, आपने स्लैम लिख लिया HILL, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए, आपने फैक्टर्स इफेक्ट शॉर्ट टर्म जो ये है हमारा छोटा सा पैराग्राफ, ये अभी रीड करवा रहा हूं बस 2 मिनट में। नीचे आइए, फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, यहां पे भी स्लैम लिख लीजिए IC रेड रोजेस। अब आइए, ये छोटा सा बस हमें पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है, आज तक खत्म करते क्लास। हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हो गए, अब हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहते हैं। तो मेरा सवाल भूमिका आपसे, भूमिका ये बताओ कि 3 करंट एसेट्स जो सबसे मेन होते हैं, किसी और कोई नहीं बोलेगा, किसी भी बिजनेस के लिए 3 करंट एसेट्स जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो, कैश, इन्वेंटरी, हाँ बैंक और कैश एक ही चीज है, और डेटर्स, ठीक है ना। यही तो 3 इन्वेस्टमेंट होती है, करंट एसेट्स होते हैं। तो इन्हीं तीनों की जो मैनेजमेंट होती है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डेटर्स मैनेजमेंट, ये हमारी वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। कि हमारी बिजनेस में हमेशा कैश ऑप्टिमल होना चाहिए, हमारे बिजनेस में डेटर्स भी ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेटर्स है, बहुत ही कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हमारे बिजनेस में हमेशा इन्वेंटरी इतनी होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस रुके। तो आइए 2 लाइनों में खत्म करते हैं, 2 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से 1 मार्क का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा 9.3 पेज पे, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे 9.3 पेज पे छोटा सा पैराग्राफ है, इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क का। आइए रीड करते लास्ट, उसका भी लीक मत करना क्लास आप लोग, अभी कल की क्लास हमारे नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करनी है और एक अनाउंसमेंट भी करनी है। तो दे आर कंसर्न्ड विद डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ कैश, inventory and debtors. Underline करिए level of cash, inventory and debtors. These decisions affect the liquidity and profitability of the business. यहाँ पे क्वेश्चन आता है which decisions affect the liquidity and profitability of the business. तो आपका आंसर होगा working short term decision, short term investment decisions also known as working capital. समझ में आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एंड द नेक्स्ट लाइन, these decisions affect the day to day working, ठीक है। Efficient cash management, efficient inventory management and receivable management are essential ingredients of sound working capital. Again, a 1 mark क्वेश्चन लिखो, what are 2 or 3, कितने भी आ सकते हैं, 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 होते हैं। What are 2 या 3 ingredients of a sound working capital? What are 2 या 3 ingredients of a sound working capital? So we will stop over here today, but एक तो सबसे पहले तो कल नेक्स्ट क्लास पे डिसाइड करना, उसके बाद अपना होमवर्क नोट डाउन करो। तो देखो अच्छी बात जनरली बताओ, आप लोगों का क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब मैं नहीं दूंगा, फिर मैं भी नहीं दूं, क्या रीजन क्या है आप मेरे को बताओ। किस प्री बोर्ड चल, ठीक है, किसने होमवर्क किया था, आपने किया, थोड़ा सा किया, आधा किया, कितनी जल्दी, चलो ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि प्री बोर्ड चल, थोड़ा सा मैं आपका बात मानता, थोड़ी सा आप नहीं मानो, हम कोई डिटेल नहीं लिखे, सिर्फ हेडिंग इतना तो करते हैं, ये तो ठीक है ना। इसको तो हम कर सकते हैं, आधा घंटा मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2 दिन में हो गया, है ना। तो ऐसा करिए, आज अपना होमवर्क लिखिए, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है आपको फाइनेंशियल डिसीजन की, वो भी एक बार, सिर्फ एक बार आपको हेडिंग्स लिखनी है फाइनेंशियल डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस की एक। तो टोटल 8 और 7 15 हेडिंग्स, इतना तो कर सकते हो। अब मेन जो तुम्हारा वो है, ऑनलाइन वाले भी सुन लो, अपना होमवर्क सबको भेजना है करके, उसका शायद होमवर्क। सेकंड पॉइंट ये बताइए मेरे को बच्चों, जो मेन है, मैं कल क्लास रखना चाहता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि फ्राइडे का आपका एग्जाम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फ्राइडे को कितने बच्चे यहाँ आके थे, सुन क्यों? अच्छा आपने बच्चे एक और बात देखो, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं भी बताइए कि अगर आप नहीं देना चाहते हो टेस्ट इस तरीके से, तो कब से देना चाहते हो, ऐसे कि सर हमें देना है या नहीं देना चाहते हो फेस टू फेस?
अप्रैल से लेना चाहते हो आप, मतलब या तो नेक्स्ट वीक से, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे से रखने तो चलेगा। तो आप लोग आओगे यहाँ पे लेने टेस्ट पक्का? इस फ्राइडे मुश्किल है, जेन्युइन है, लेकिन नेक्स्ट, चलो ऐसा करते हैं, इस फ्राइडे रख तो दिया, जो दे सकता दे, जो नहीं दे सकता वो मत दे। आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे के लिए फिर अच्छे से आओगे, देखो फिर मजा तभी आएगा, वरना मैं भी मन कर लूंगा, मत दो टेस्ट आप अपने अपना कर लो, ये आप ही के लिए रख ले ना टेस्ट, तो आप अगले फ्राइडे के लिए पूरा अच्छे से तैयारी करिए, फुल कोर्स का एक बात होगी। अब बताइए मेरे को नेक्स्ट क्लास, तो क्या हम ऐसा कर ले कि नेक्स्ट क्लास हम फिर फ्राइडे रख लेते, फिर तो सुबह 10:30 बजे आपको प्रैक्टिकल है, तो कल शाम को रख ले, कल क्योंकि सुबह एक्चुअली हमारे कुछ काम है मेरे को, इसलिए कल अगर हम शाम को रखें तो 1.5 घंटे की कितने बजे रख सकते हैं? तो सर अब फ्राइडे टेस्ट है? हाँ मैं अभी उत्कर्ष, मैं देखो बोलो, मैं वही मत रुक जा, अभी मैं कंफर्म करके देखो आज कल मैं मैसेज कर दूंगा, चिंता मत। ठीक है सर। वही अभी ना बच्चे कह रहे हैं कि सबके प्रैक्टिकल है, तो वो फेस टू फेस आएगी, तो मैं भी एक बार हाँ सर, मेरे भी होंगे प्रैक्टिकल। हाँ मैं भी एक बार डिसाइड करता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपके साथ 2 ऑप्शन रखता हूँ। कल है थर्सडे, अगर हम 7 बजे रखते हैं यहाँ पे तो किसी की कोई क्लास में कंक्लूड नहीं होगी, मतलब कोई वो नहीं होगी क्लास। हाँ किसकी ऑनलाइन देखो कर सकता है कि मतलब बता दो नहीं 7:30 तो बहुत लेट यार, 9 बजे तक चलिएगा ना। नहीं अगर मैं आधा घंटा कर लूँ 6:30 कर ले, जिससे कि मैं 8 o'clock तक खत्म होगा, मैं ये सोचा। दिन में यार नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिन में नहीं, दिन में नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, मेरे को मेरी क्लासेस है, इसलिए सिर्फ कल तक। कल देखो दिक्कत क्या है, कितने बजे? 7:30 चला जाइए, 6:30 7:30 तो कर, 1 घंटा तो कर, कहाँ पर ऑनलाइन ही है, तो यहीं बैठ के ले लियो, फिर तो मतलब दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ मतलब 1 घंटा तो अटेंड कर, तो 6:30 to 8 कर देगा, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 8 बजे ज्यादा रात भी नहीं होती, जो बच्चे दूर से आएंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन भी 7 कर मेरी सकते हैं क्लास होती है यार 6:30 रखो मत यार, ऐसे तो देखो बहुत मुश्किल आएगी। सर, मैं रिकॉर्डिंग देख फ्राइडे पे रख लो सर। अच्छा एक ऐसे कर, फ्राइडे को सुबह तो फिर बहुत बच्चों को प्रैक्टिकल है ना, ये दिक्कत है। और अगर कल सुबह हम 10:30 बजे यहीं रखे तो कल भी प्रैक्टिकल नहीं। देखो बच्चों जिनको प्रॉब्लम है, चाहे आप देखो मेरी बात को सुनो, ऐसे एक टाइम तो फिक्स नहीं हो पाएगा, हम 6:30 to 8 रखते हैं कल क्लास। जो बच्चे लेट आ सकते हैं, आप 10-15 मिनट वो लेट आ जाइए, जो बच्चे ऑनलाइन लेट ज्वाइन कर सकते हैं वो लेट ज्वाइन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, तो आपको मिस तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही होगा ना, कि ज्यादा हुआ भी ये तो आधा घंटे का होगा, रिकॉर्डिंग में देख लेना। सर, मेरी पूरे टाइम ऐसे ठीक है, एक मिनट तो बेटा ऑनलाइन वाले मैं इसको बंद करो, आप मुझे उस पर बोल देना, मैसेज पे कर, ठीक है? ओके सर। ओके।